हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर हरदा डिग्री कॉलेज हरदा। मैं आज एक और वीडियो के साथ आपके बीच में हूँ और आज हम इनकम टैक्स के अगले वीडियो को देखते हैं, समझते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसके पिछले वीडियो में मैंने पूरी फर्स्ट यूनिट को एक्सप्लेन किया है, इनकम टैक्स की डिटेल को एक्सप्लेन किया है। आज हम बात करेंगे सेकेंड यूनिट पे कि सेकेंड यूनिट क्या होती है। तो देखिए सेकेंड यूनिट में क्या क्या आएगा। तो इसमें सबसे मेन एक इनकम फ्रॉम सैलरी और एक है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यानी जो फर्स्ट उसमें हमने सोर्स देखे थे इनकम टैक्स के सोर्सेस, उन सोर्सेज में हमने देखा था कि 5 टाइप के सोर्स होते हैं, 5 प्रकार के आय के साधन होते हैं। उन आय के साधनों में से 2 साधन जो हैं, 2 सोर्स जो हैं, वो हमको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो एक है इनकम फ्रॉम सैलरी और एक है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हम सबसे पहले जानते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी क्या होती है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो हमने देखा था कि पिछले उसमें कि सोर्स क्या होते हैं, साधन क्या होते हैं। तो 5 प्रकार के साधन होते हैं इनकम के। उन पांचों साधनों में से 2 साधन जो रहेंगे वो हमको यहाँ पर इस सेकेंड यूनिट के अंतर्गत पढ़ने हैं। ठीक है, फिर थर्ड यूनिट पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको बाकी के जो 3 सोर्स बचते हैं, यानी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम, व्यापार एवं पेशे की आय, उसके बाद कैपिटल गेन पूंजी लाभ से आय, और अदर सोर्स अन्य साधनों से आय। ये 3 सोर्स जो है वो आपकी थर्ड यूनिट के अंतर्गत आते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे मीनिंग ऑफ सैलरी, वेतन क्या होता है, इसमें हमको पढ़ना है। इसके अलावा अलाउंसेस, अलाउंसेस और उसके टाइप, भत्ते किसे कहते हैं, उसके प्रकार बताइए। एक परक्यूसाइड्स यानी अनुलाभ, वो हमको यहाँ पढ़ना है। और एक उसका फॉर्मेट कि सैलरी का फॉर्मेट क्या हो सकता है, वो चीज़ें यहाँ पर हमको देखना है। तो देखें सबसे पहले मीनिंग ऑफ सैलरी। कई बार ये 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज सैलरी अंडर इनकम टैक्स एक्ट, आयकर अधिनियम के अंतर्गत वेतन को समझाइए। तो आप यहाँ देखेंगे ये वेतन पूरा सैलरी, ठीक है ना, दिखाई दे रहा होगा। बेसिक सैलरी, मूल वेतन शामिल करते हैं अपन सैलरी में। उसके अलावा बोनस मिलता है, वो भी सैलरी का एक पार्ट होता है। कोई वेजेस या कमीशन मिल रहा है, वो भी आपकी सैलरी का एक पार्ट है। अगर आपको एडवांस सैलरी प्राप्त होती है, अग्रिम वेतन प्राप्त होता है, तो वो भी सैलरी का एक पार्ट है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है टैक्सेबल अलाउंसेस। अभी हम अलाउंस के ऊपर बात करेंगे, भत्तों के ऊपर बात करेंगे। तो सभी प्रकार, अब इसको मैंने यहाँ पर शॉर्ट में समझाया है, लेकिन आप चाहें तो वो अलाउंसेस को आप यहाँ पर एक के बाद एक नाम में लिख सकते हैं, तो आपका ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टैक्सेबल अलाउंसेस, इसकी पूरी एक लिस्ट है, अभी आप आगे देखने वाले हैं। तो वो पूरी लिस्ट में से आप कुछ अलाउंस को यहाँ पर क्या कर दो, ऐड कर दो, तो ये आपका क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अलाउंसेस हो जाएगा। और परक्यूसाइड्स, परक्यूसाइड्स मतलब होता है अनुलाभ, अनुलाभ यानी सुविधाएं जो एम्प्लॉय को, कर्मचारी को एम्प्लॉयर के द्वारा दी जाती हैं, वो सुविधाएं सारी इसमें आ जाएंगी। तो वो सुविधाएं भी बहुत सारी हैं, उनके भी आप यहाँ पर नाम लिख सकते हो। तो आपका यही छोटा सा आंसर एक बड़े 1 से 2 पेज तक पहुँच जाएगा। जैसा क्वेश्चन पूछा जाए उस आधार पर इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, मैं अगला क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, टाइप ऑफ अलाउंसेस, भत्ते, भत्तों के प्रकार। तो सबसे पहले अलाउंस होता क्या है वो अपने को पता होना चाहिए। देखो, अलाउंस का मतलब क्या होता है, भत्ते का मतलब क्या होता है, जो एम्प्लॉयर के द्वारा आपको कैश में फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, नगद में जो सुविधा उपलब्ध दी जा रही है, वो अलाउंस कहलाता है। ठीक है ना, जैसे भाई आपको सैलरी तो मिल रही है, लेकिन सैलरी के साथ साथ आपको रहने के लिए मकान का किराया दे दिया, किराया दे दिया, मकान नहीं दिया। आपसे बोला गया कि ये मकान का किराया आप रखें और जो भी आप रेंट दे रहे हैं वो रेंट पूरा का पूरा कंपनी की तरफ से दे दिया गया, तो ये कहलाते हैं आपके अलाउंसेस। ठीक है ना, भत्ते। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, 3 प्रकार के में देखो, सबसे पहला टाइप यहाँ पर लिखा हुआ है फुली टैक्सेबल अलाउंस, पूर्णतः कर योग्य भत्ते, पार्टली टैक्सेबल अलाउंस, आंशिक कर योग्य भत्ते, और एक फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस, कर मुक्त भत्ते। तो 3 प्रकार के अलाउंस होते हैं, उन तीनों की डिटेल यहाँ पर दी हुई है। जैसे सबसे पहला दिया हुआ है फुली टैक्सेबल अलाउंस,
है ना। फुली टैक्सेबल अलाउंस में देखो यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, डेयरनेस अलाउंस है, महंगाई भत्ता है, डेयरनेस सैलरी है, महंगाई वेतन है, सिटी कंपेंसेशन अलाउंस होता है, नगर क्षति पूरक भत्ता, है ना, ओवर टाइम अलाउंस, अधिक समय कार्य करने का भत्ता, एंटरटेनमेंट अलाउंस, मनोरंजन भत्ता, वार्डन अलाउंस वो आ जाएगा, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस यानी प्रैक्टिस ना करने का भत्ता, भाई गवर्नमेंट के अंतर्गत मान लो जैसे कोई डॉक्टर लॉयर ये है और इनको जो है पर्सनल प्रैक्टिस ना करने का बोला जाता है, तो उसके लिए फिर उन सरकार की तरफ से उनको अलग से अलाउंस दिया जाता है, तो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस हो गया। टिफिन अलाउंस है ना, खाने के लिए नाश्ते की व्यवस्था होती है तो टिफिन अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, नौकर की सुविधा उसको दी गई है तो उसका पैसा दे रही है कंपनी, और मेडिकल अलाउंस, चिकित्सा भत्ता। तो ये जितने नाम हमने यहाँ लिखे ये सब फुली टैक्सेबल अलाउंस के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद पार्टली टैक्सेबल अलाउंस, आंशिक कर योग्य भत्ते आप देखोगे तो इसमें देखो, इसमें ध्यान रखना आंशिक, नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको, इसमें कुछ भाग टैक्सेबल रहेगा और कुछ भाग एग्जेम्प्टेड रहेगा। अब वो कितना टैक्सेबल रहेगा कितना एग्जेम्प्टेड रहेगा वो आपको पता होना चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहला है बच्चों की शिक्षा भत्ता, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ध्यान रखना 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड एग्जेम्प्टेड रहेगा, यानी एक बच्चे का 100 रुपये, है ना, और मैक्सिमम जो है वो 2 बच्चों के लिए ये फैसिलिटी ये अलाउंस मिलेगा। तो 100 + 100 कितना हो जाएगा 200, एक महीने का, तो 12 महीने का कितना हो जाएगा 2400 रुपये यहाँ पर आपको छूट मिल सकती है, ठीक है। सेकेंड आता है हॉस्टल अलाउंस, बच्चे हॉस्टल में रहते हैं तो उसका अलाउंस मिलता है, तो उसके लिए 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड एग्जेम्प्टेड रहेगा। 300 रुपये से ऊपर अगर है तो फिर वो टैक्सेबल अमाउंट बच जाएगा, ठीक है। स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस होता है, परिवहन भत्ता, तो ट्रांसपोर्टेशन में ध्यान रखना है 1600 रुपये पर मंथ जो रहता है वो टैक्सेबल रहता है, सॉरी एग्जेम्प्टेड रहेगा। 1600 से ऊपर अगर जाता है तो वो फिर टैक्सेबल रहेगा, ठीक है। और इसमें कुछ स्पेशल कंडीशन रहती है, जैसे कोई आपका हैंडीकैप पर्सन है तो उस केस में ये अमाउंट 1600 की जगह हो जाता है 3200, 3200 रुपये पर मंथ एग्जेम्प्टेड हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस चीज़ों को। फिर एक स्पेशल अलाउंस आता है विशेष भत्ता, ये स्पेशल अलाउंस जो है वो वर्किंग में दिया जाता है, खास करके जैसे ट्रक ड्राइवर होते हैं, है ना, ट्रेन है, मतलब कुल मिलाकर के जो ड्राइवर्स वाली एक कैटेगरी होती है उनमें ये ज़्यादातर दिया जाता है, जो टूर पे चलते रहते हैं उस प्रकार के एम्प्लॉय को दिया जाता है। तो उसमें मैक्सिमम अमाउंट 10,000 रुपये रहता है और एक आपका 70% ऑफ अलाउंस, ठीक है ना, जो भी कम होता है उसकी छूट उसको मिल जाएगी 10,000 रुपीज, और में आता है 70% ऑफ अलाउंस, विच एवर इज लेस, जो भी कम होगा उसका इसकी छूट आपको मिल जाएगी, ठीक है, बाकी का टैक्सेबल आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम अंडरग्राउंड अलाउंस, अंडरग्राउंड अलाउंस मतलब भूमिगत भत्ता, ठीक है। ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल एरिया मतलब जनजाति क्षेत्र भत्ता, तो ये ध्यान रखना है। भूमिगत भत्ता जो है वो 800 रुपये पर मंथ एग्जेम्प्टेड रहेगा, उसके ऊपर टैक्सेबल रहेगा। ट्राइबल एरिया अलाउंस जो है वो आपका 200 रुपीज़ पर मंथ एग्जेम्प्टेड रहेगा, उसके ऊपर जो रहेगा वो टैक्सेबल रहेगा, ठीक है। उसके बाद सीमा क्षेत्र भत्ता है, बॉर्डर एरिया अलाउंस, ये अलग अलग टाइप के होते हैं, इसमें जो ऊंचाई रहती है, हाइट रहती है, उस हाइट के हिसाब से ये एरिया डिसाइड होता है और उससे ये अलाउंस बदलता जाता है। और आखिरी में एक सबसे इम्पॉर्टेंट आता है हाउस रेंट अलाउंस, मकान किराया भत्ता, इसकी कैलकुलेशन आप देखना अलग से, ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है, या कई बार ऐसा भी होता है कि हाउस रेंट अलाउंस को 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। हाउस रेंट अलाउंस कैसे निकाला जाता है, तो मैं एक छोटी सी बात उसमें बता देता हूँ। कर्मचारी को कंपनी की तरफ से मान लो 5,000 रुपये पर मंथ किराया दिया जा रहा है, तो ये हो गया आपका हाउस रेंट अलाउंस। लेकिन कर्मचारी एम्प्लॉय कितना रेंट पे कर रहा है, हो सकता है ज़्यादा रेंट पे कर रहा हो या हो सकता है कम रेंट पे कर रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं एक्चुअल रेंट, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी कैलकुलेशन की जाती है, तो कैलकुलेशन में ऐसा आता है रिसीव्ड अमाउंट
ऑफ HRA, HRA से प्राप्त राशि कौन सी होती है, तो वो लिख देंगे। उसमें से माइनस करेंगे विच एवर इज लेस, निम्न में जो कम हो उसको उसमें से क्या कर दिया जाएगा, माइनस। तो विच एवर इज लेस में क्या क्या आएगा, तो 3 पॉइंट आते हैं। एक आपका HRA जो दिया हुआ है वो, दूसरा आता है एक्चुअल रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी, दूसरा वो आ जाता है, और तीसरा आता है 40% ऑफ सैलरी और में 50% ऑफ सैलरी। इन तीनों में जो कम होता है उस अमाउंट को टोटल रिसीव HRA में से क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। बस वही रहता है आपका, उसी को जो है उसका जो अमाउंट बाहर निकाल दिया जाता है वो उतना टैक्सेबल रहेगा, और उससे कम है तो फिर वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। तो ये चीज आपको देखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, एग्जेम्प्टेड अलाउंस कौन कौन से होते हैं, कर मुक्त भत्ते। तो देखो यहाँ 3-4 नाम लिखे हैं मैंने। ट्रेवलिंग अलाउंस है एक, तो यात्रा भत्ता, एक एकेडमिक एंड रिसर्च अलाउंस है, शैक्षणिक एवं शोध भत्ता है ना, एक रिफ्रेशमेंट अलाउंस है, स्वल्पाहार भत्ता, एक फॉरेन अलाउंस है, विदेशी भत्ता, और एक यूनिफॉर्म अलाउंस है, वर्दी भत्ता। ये जो चीज़ें हैं ये आपकी एग्जेम्प्टेड होती। तो आपने जो है सैलरी वाले पार्ट में से कुछ इतनी चीज़ें हमने इसके माध्यम से समझी, ठीक है ना। ये अलाउंस की बात हुई, ठीक है। अब इसके बाद हम समझेंगे कि परक्यूसाइड्स यानी सुविधाएं क्या होती हैं। तो सुविधाओं को आप देखोगे तो सुविधाएं भी लगभग इससे मिलती जुलती बात आती है, लेकिन बस सुविधाओं में अंतर यह है, सुविधा में कंपनी खुद उस सुविधा का पेमेंट करेगी, आपको हाथ में पैसा नहीं देगी। जो भी सुविधा देगी कंपनी अपनी तरफ से दे रही है, उसका पेमेंट कंपनी अपने हिसाब से करेगी। कितना कर रही है, कैसे कर रही है, ये हेडक किसका है, कंपनी का है। आपको तो बोल दिया कि रहने के लिए मकान दे दिया, तो कंपनी ने बता दिया कि ये मकान है, यहाँ आप जाइए और रहिए। अब उसका कितना किराया है, वो मकान कंपनी का है या कंपनी ने बाहर से लिया है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको तो बस उस मकान में जाके क्या करना है, रहना है। ये आपकी एक सुविधा हो गई। भाई आप अगर सपोज करो कि आप वो मकान किराए पे लेते, तो आपका एक्सपेंस उतना होता कि नहीं होता, उतना खर्च आपको देना पड़ता, तो वो आपका खर्चा बनता। लेकिन वो खर्चा कम किसने दे दिया, कंपनी ने दे दिया। तो अब आप उसको वैसे सोचो ना, कंपनी ने दे दिया तो सीधी सी बात है इनडायरेक्टली आपकी सैलरी क्या हो गई, बढ़ गई ना। अभी डायरेक्टली 20,000 मिलते हैं और इनडायरेक्टली कंपनी ने 5,000 रुपये मकान का किराया दे दिया, तो 20 और 5 कितने हो गए, 25। आने जाने के लिए कंपनी ने अलाउंस दे दिया, तो 2,000 रुपये आने जाने का दे दिया, तो 25 और 2 कितने हो गए, 27। यानी सैलरी डायरेक्ट 20 मिल रही है, लेकिन फैसिलिटी के रूप में भी तो आपकी अमाउंट को इंक्रीज करती है वो, तो वो आपकी इंक्रीजिंग अमाउंट हो गया, उसी को हम क्या बोलते हैं, सैलरी। तो यहाँ पर हम सीधी सी बात याद रखना है, सैलरी का मतलब क्या, सैलरी का मतलब जो आपको कैश में मिलेगा वो, प्लस जो आपको सुविधा के रूप में मिल रहा है वो, सब सारे अमाउंट्स को हमको क्या करना है, प्लस कर देना है। बस यही क्या बन जाएगी, सैलरी बन जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको आपको पढ़ना है। इसमें एक दो चीजें और याद रखना, सैलरी में एक अमाउंट, एक पॉइंट पूछ लेता है, ग्रेच्युटी क्या होती है वो एक तैयार कर लेना, एक पेंशन क्या होती है वो तैयार कर लेना, ठीक है। और एक लीव कंपेंसेशन क्या होता है, छुट्टी जो है अपन बचाते हैं उससे संबंधित क्षतिपूर्ति क्या होती है वो तैयार कर लेना, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी अपनी अलाउंस को लेकर के, कुछ पॉइंट को लेकर के, ठीक। हमने देखा कि अलाउंस क्या होते हैं, है ना। अब हम आते हैं फैसिलिटी के ऊपर, परक्यूसाइड के ऊपर, सुविधाओं के ऊपर। तो सुविधा में एक सबसे इंपॉर्टेंट फैसिलिटी होती है जो अलग से आपसे न्यूमेरिकल के रूप में भी पूछी जा सकती है। हो सकता है कि आपसे 5 नंबर या 2 नंबर में थ्योरी का क्वेश्चन भी बन जाए। मोटर कार गिवन बाय कंपनी टू एम्प्लॉय, मतलब मोटर कार की सुविधा कंपनी को दी गई है, ठीक है ना। अब कंपनी को मोटर का, सॉरी कंपनी बोल रहा हूँ, एम्प्लॉय को दी गई है, कर्मचारी को दी गई है, काय की सुविधा, मोटर कार की। तो मोटर कार की सुविधा अगर दी जाती है तो आप यहाँ पर देखेंगे, इसमें देखिए यहाँ पर फॉर ऑफिशियल पर्पस, कार्यालय या ऑफिस के लिए मोटर कार उपयोग में होती है, पर्सनल पर्पस, व्यक्तिगत उपयोग में होती है, और पार्टली ऑफिशियल पर्पस एंड पार्टली पर्सनल, ठीक है ना। जब कार ऑफिस में रहती है तो ऑफिस के काम आती है, और जब आप घर ले जाते हो तो आप अपने व्यक्तिगत उपयोग में भी उसको ले सकते हो। तो यहाँ पर ये तीनों चीज आप देखेंगे, 3 पॉइंट लिखे हुए, उसमें सबसे पहला फॉर ऑफिशियल पर्पस की बात करें तो ऑफिस के काम अगर कार आएगी तो बताइए इसका कोई लेना देना कर्मचारी से है क्या, कर्मचारी की व्यक्तिगत लाइफ से है क्या,
नहीं है। तो बस सीधी सी बात है कि इसका कोई भी अमाउंट कर्मचारी की सैलरी में इंक्लूड नहीं होगा, यानी देखो वहां लिखा हुआ है नॉट टैक्सेबल। आई बात समझ में? लेकिन अगर वही बात आती है पर्सनल पर्पस, ठीक है, तो पर्सनल पर्पस अगर होती है, पूरी कार जो है वो केवल व्यक्तिगत उपयोग में लेता है वो, तो उस कंडीशन में पूरी पूरी टैक्सेबल रहेगी, और पूरी पूरी टैक्सेबल रहेगी तो उसके नीचे देखो कुछ चीजें दी हुई है, ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ कार लाइक पेट्रोल डीजल, है ना, और ड्राइवर सैलरी, ये सब चीजें जोड़ दी गई, इसको ऑल एक्सपेंसेस बोलेंगे। और 10% डेप्रिसिएशन ऑन कार, कार की कॉस्ट का 10% उस पर डेप्रिसिएशन लगा देंगे, ठीक है, जो अमाउंट बनेगा वो आपका वैल्यूएशन ऑफ कार हो जाएगा, है ना, फैसिलिटी कार की हो जाएगी। उसके बाद अगर कार पर्सनल एंड ऑफिस दोनों काम में आती है तो वहां पर देखोगे कि कंडीशन निकल करके आएगी, कार के एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है। अगर फुली एक्सपेंसेस कंपनी पे करती है तो उस केस में कंडीशन अलग रहेगी, और अगर आधे आधे एक्सपेंसेस हो जाते हैं कि कार घर पे रहेगी तो एम्प्लॉय करेगा खर्च, और कार ऑफिस में रहेगी तो कंपनी करेगी खर्च, तो उस केस में अलग हो जाता है। तो वहां पर आप देखोगे अगर कार फुली सॉरी कार के एक्सपेंसेस पूरे पूरे कंपनी पे करती है तो उस कंडीशन में लार्ज कार और स्मॉल कार, दो प्रकार की कार का उपयोग होता है। तो लार्ज कार 2400 रुपये पर मंथ आपका टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा, और स्मॉल कार में 1800 रुपये पर मंथ हो जाएगा, अगर पूरे पूरे एक्सपेंसेस कंपनी पे करती है तो। लेकिन अगर कार के आधे खर्च कंपनी पे करती है और आधे एम्प्लॉय खुद पे करता है तो उस कंडीशन में लार्ज कार 900 रुपये पर मंथ और स्मॉल कार 600 रुपये पर मंथ, और इन सारे केसेस में ड्राइवर की सैलरी अलग से ऐड होगी 900 रुपीज़ पर मंथ, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो पर मंथ है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करके इसका अमाउंट बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाता है मोटर कार वैल्यूशन। उसके बाद आप देखोगे वैल्यूशन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन, या इसको बोल सकते हो आप आपका रेंट फ्री हाउस फैसिलिटी, किराया मुक्त मकान सुविधा। तो आप यहाँ पर देखोगे ये सुविधा भी दो प्रकार के एम्प्लॉय के लिए रहती है, एक है गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एक दूसरा आप देख रहे होगे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उस केसेस में गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो रेंट है वो रेंट पूरा आ जाएगा, प्लस 10% ऑफ फर्नीचर कॉस्ट, जो भी फर्नीचर की सुविधा अगर दी जा रही होगी तो फर्नीचर कॉस्ट का 10% उसमें ऐड हो जाएगा, और उसकी सैलरी में से यदि कोई अमाउंट काटा जा रहा होगा तो वो उसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करके ये आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए हो जाएगा, सरकारी कर्मचारी के लिए। लेकिन अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप यहाँ पर देखोगे चार्ट में दो चीजें होंगी, एक ऑन बाय एम्प्लॉयर इन अ सिटी हैविंग अ पॉपुलेशन, यानी मकान का मालिक खुद कंपनी है तो रूल अलग चलेगा, और सेकेंड पॉइंट आप देख रहे होगे अगर मकान का मालिक कंपनी नहीं है, उसने कंपनी ने हायर किया हुआ है तो रूल अलग चलेगा। तो अगर मालिक खुद कंपनी है तो फिर पॉपुलेशन कंडीशन देखी जाती है कि किस एरिया में एम्प्लॉय काम कर रहा है। तो एक्सीडिंग 25 लाख, 25 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन एरिया है तो सैलरी का 15% यूज़ होगा। एक्सीडिंग 10 लाख टू 25 लाख, 10 लाख से ज़्यादा लेकिन 25 लाख से कम पॉपुलेशन एरिया है तो 10% ऑफ सैलरी लगेगा, और 10 लाख से कम अगर एरिया पॉपुलेशन का है तो 7.5% लगेगा, ठीक है। तो ये आपका वैल्यूशन ऑफ रेंट फ्री हाउस, ये अलग से भी पूछा जा सकता है, तो ऐसा कैसा चार्ट आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, अगर कंपनी ने हायर किया हुआ है मकान तो एक्चुअल रेंट एंड 15% ऑफ सैलरी जो भी कम होगा वो अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये हाउस रेंट फ्री हाउस का वैल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद एक चार्ट दिया हुआ है, देखो सैलरी का पूरा, इसमें बेजेस सैलरी आ जाएगी, एडवांस सैलरी आ जाएगी, है ना, डेयरनेस पे आ जाएगा, डेयरनेस अलाउंस आ जाएगा, बोनस, फीस, कमीशन, ऐसे करके पूरे पॉइंट आप एक के बाद एक लिख लोगे और उसका ये टोटल लगा दोगे। टोटल लगाओगे, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ग्रॉस सैलरी इनकम, आ गई ये टोटल। और इसमें से डिडक्शंस याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने रुपए का है, तो सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये का है, 50,000 रुपीज़ का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ठीक है, मैक्सिमम। तो एक वो छूट मिल जाएगी।
और अगर कोई प्रोफेशनल टैक्स वगैरह आप पे कर देते हो तो उसकी भी यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। तो इस प्रकार से ये एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आपका हो जाता है सैलरी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हाउस प्रॉपर्टी इनकम पे आते हैं, मकान संपत्ति की आय। तो यहाँ पर देखो उसका मीनिंग लिखा हुआ है ना। मकान संपत्ति क्या होती है, इसको सबसे पहले याद रखना, सेकेंड हेड ऑफ इनकम। इनकम का दूसरा हेड जो है, दूसरा सोर्स जो है वो होता है हाउस प्रॉपर्टी इनकम, मकान संपत्ति की आय। ये क्या होती है, तो हमारे पास अपने कुछ मकान होते हैं जिनको हम किराए से दे देते हैं और उसका जो किराया प्राप्त होता है वो किराया यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी इनकम के रूप में मान्य होता है। तो वो चीज़ ध्यान रखना है, इसका मीनिंग हो जाएगा, मीनिंग आपको करना है। अच्छा, सच प्रॉपर्टीज विच इनकम एग्जेम्प्टेड, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी की इनकम जो एग्जेम्प्टेड होती है वो यहाँ पर दिया हुआ है। देखो, अ हाउस फॉर सेल्फ अकोमोडेशन। अब ये थोड़ा सा चेंज हो गया है क्योंकि ये पहले का बना हुआ है पेज, तो इसलिए उसमें लिखा हुआ है एक मकान। लेकिन अभी नए रूल में आपको याद रखना है कि 2 हाउस सेल्फ यूज में आप लेते हैं तो उसका वैल्यूएशन नील माना जाएगा। पहले एक था, नए रूल में 2 मकान का उपयोग आप स्वयं के रहने के लिए करते हैं तो वो एग्जेम्प्टेड है। दूसरा, हाउस यूज फॉर सेल्फ बिजनेस, व्यापार के लिए आप करोगे तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, वो बिजनेस प्रोफेशन में चला जाएगा। फॉर्मर किंग प्लेस, भूतपूर्व राजा का कोई महल, वो भी आपका एग्जेम्प्टेड हाउस प्रॉपर्टी इनकम के अंतर्गत आएगा। उसके अलावा यूज बिल्डिंग फॉर सोशल एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, आपने किसी सोशल या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को बिल्डिंग दे दी है, वहाँ पर कोई भी सामाजिक कार्य होता है तो वो एग्जेम्प्टेड है। और एग्रीकल्चर फार्म हाउस, जो कृषि फार्म हाउस होते हैं वो भी एग्जेम्प्टेड की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, आगे आप देखेंगे एक पॉइंट है एनुअल वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका थ्योरी में, याद रखना है इसको, आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, एनुअल वैल्यू क्या होती है, वार्षिक मूल्य क्या होता है, ये पूछा जा सकता है। तो वार्षिक मूल्य, द एनुअल वैल्यू हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस, है ना, इन डिटरमाइनिंग द इनकम ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये अगर आपका निकल गया तो आपका आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और इसके लिए देखो नीचे मैंने कुछ कैलकुलेशन निकालने के लिए पॉइंट बताए हैं कि कैसे निकाला जाता है इसको। तो देखो, सबसे पहली स्टेप 1, कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू, सकल वार्षिक मूल्य सबसे पहले निकाला जाएगा। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, तो वहां पर देखो लिखा हुआ है, 2 रूल चलते हैं इसमें, रेंट कंट्रोल एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, और एक पॉइंट आता है रेंट कंट्रोल एक्ट इज एप्लीकेबल। किराया नियंत्रण अधिनियम लागू है या किराया नियंत्रण अधिनियम लागू नहीं है, ये 2 पॉइंट चलते हैं, तो उसको आपको देखना है। यहाँ पर सबसे पहला, रेंट कंट्रोल एक्ट इज एप्लीकेबल। यदि रेंट कंट्रोल एक्ट लागू है तो देखो आप यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगी। पहले दिया हुआ है विच एवर इज ग्रेटर, निम्न में जो अधिक है। देखो ए नंबर का पॉइंट दिया हुआ है, वहां लिखा हुआ है, उसमें एक्चुअल रेंट, कितना रेंट हमको मिल रहा है वो, फेयर रेंट, नगर उचित किराया उस मकान का क्या है, और नगर पालिका का मूल्य, है ना, म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ हाउस, वो क्या है। तीनों में जो ज्यादा है वो अमाउंट बाहर निकाल दो, ग्रेटर वैल्यू। सेकंड पॉइंट देखो बी नंबर पे, विच एवर इज ग्रेटर, इसमें भी जो अधिक है, तो इसमें एक्चुअल रेंट और एक स्टैंडर्ड रेंट आपको क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ रहता है, स्टैंडर्ड रेंट, तो इन दोनों में जो ज्यादा है उसको बाहर निकाल दो। अब ए की ग्रेटर वैल्यू और बी की ग्रेटर वैल्यू में जो कम होगा वो कहलाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। पॉइंट को ध्यान देना, ग्रेटर वैल्यू ऑफ ए एंड ग्रेटर वैल्यू ऑफ बी, ए और बी दोनों में जो क्या होगा, कम होगा, लीस्ट होगा, वो आपका कहलाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू ये कौन सी कंडीशन में आ गई, रेंट कंट्रोल एक्ट इज एप्लीकेबल। लेकिन आप सेकेंड पॉइंट देखोगे, रेंट कंट्रोल एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, तो उन कंडीशन में क्या होता है, वही बात, विच इज ग्रेटर वैल्यू,
निम्न में जो अधिक हो। नंबर 1 एक्चुअल रेंट वास्तविक किराया, फेयर रेंट उचित किराया, और म्युनिसिपल वैल्यू नगर पालिका मूल्य। तीनों में जो ज्यादा होगा वो कहलाएगा आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बस आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया, उसमें से लेस कर दो म्यूनिसिपल टैक्स। अब म्यूनिसिपल टैक्स के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना, नगर पालिका कर मालिक के द्वारा चुकाया जाना चाहिए, ऑनर के द्वारा। अगर किराएदार चुकाता है तो उसकी छूट यहाँ पर नहीं मिलेगी। ये नगर पालिका कर म्यूनिसिपल टैक्स मकान का जो ऑनर है उसके द्वारा पे किया जाना चाहिए, और जिस साल में वो पे किया जाएगा उस साल उसकी छूट मिलेगी। इस साल पे किया गया तो इस साल मिलेगी, अगर पे नहीं किया गया है तो उसकी छूट उसको नहीं मिलेगी। इस बात का ध्यान रखना। बस इसको माइनस कर दो, किसको, म्यूनिसिपल टैक्स को, तो आपका जो आंसर आएगा वो कहलाएगा एनुअल वैल्यू, वार्षिक मूल्य। ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन और बनता है, टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट कितने प्रकार की होती है हाउस प्रॉपर्टी इनकम। तो देखो, किराए पर दिया गया मकान है ना, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस स्वयं के रहने का मकान, पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस अंशतः किराए से और अंशतः स्वयं रहने का मकान, और हाउस यूज्ड फॉर ऑन बिजनेस स्वयं के व्यापार के लिए मकान का उपयोग होना। ऐसे करके 4 पार्ट में ये इनकम बटी हुई होती है। ठीक है। एक छोटा सा फॉर्मेट यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, वो आप उसको देखोगे। अभी आपका ये सुधार लेना थोड़ा सा, क्योंकि मैंने फिर बताया कि ये पहले का बना हुआ है मेरे पास नोट शीट जो है, तो वो उसके कारण वहाँ पर आप असेसमेंट ईयर देख रहे होगे तो वो 19-20 लिखा हुआ है। तो असेसमेंट ईयर 19-20 नहीं है, हमारा असेसमेंट ईयर जो है वो है 22-23, और प्रीवियस ईयर कौन सा था हमारा, 21-22। ये चीज़ें याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है। तो प्रीवियस ईयर है 2021-22 यानी 2021-22, और आपका जो असेसमेंट ईयर है वो है 22-23। ठीक है। तो उसका एक छोटा सा फॉर्मेट दिया हुआ है। ये सेल्फ रेसिडेंस के लिए अलग कंडीशन है, और नीचे लेट आउट के लिए अलग कंडीशन है। ठीक है। और आखिरी में देखोगे आप ये डिडक्शन माइनस किया हुआ है ना। सबसे ऊपर देखो लिखा है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस होगा, अगर स्वयं के रहने का मकान होगा तो उसका वैल्यूएशन तो 0 हो जाएगा, उसका कोई वैल्यूएशन नहीं रहेगा। उसके बाद अगर मकान किराए से दिया होगा तो उसकी कैलकुलेशन हम करेंगे। ठीक है। उसकी कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अभी निकाल के मैंने बताई थी इसके पिछले वाले उसमें, है ना। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से टैक्स जो है म्यूनिसिपल टैक्स, उसको क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आंसर आ जाएगा म्यूनिसिपल वैल्यू, आंसर आ जाएगा एनुअल वैल्यू। उस एनुअल वैल्यू में से 2 डिडक्शन माइनस कर दो, एक कंपलसरी है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, और दूसरा है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। इनको माइनस कर दो तो ये हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी दूसरी यूनिट में हाउस प्रॉपर्टी की पूरी कैलकुलेशन बता दी मैंने आपको। अगले उस पर आते हैं हम, जो तीसरी यूनिट है। तीसरी यूनिट में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ मैंने थोड़ा सा कम टॉपिक लिया है, लेकिन मैं आपको ओरली कुछ क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयार करना है। तीसरी यूनिट में एक सोर्स आता है बिजनेस और प्रोफेशन इनकम, व्यापार एवं पेशे की आय। तो इसमें पहला क्वेश्चन आप पढ़ लेना, बिजनेस और प्रोफेशन इनकम क्या होती है, कैसे इनकम, कौन कौन सी इनकम इसमें शामिल की जाती है। तो एक क्वेश्चन तो ये पढ़ लेना। ठीक है। अब व्यापार एवं पेशा आप समझ रहे होगे, व्यापार जब हम करते हैं तो उससे हमको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो वो जो प्रॉफिट होगा नेट प्रॉफिट, वो नेट प्रॉफिट हमारी इस सोर्स की इनकम मानी जाएगी। ध्यान रखना, जो टर्नओवर है वो इनकम नहीं मानी जाएगी, उस टर्नओवर से हमको कितना प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट जो रहेगा वो इनकम मानी जाएगी। तो वो इनकम आपको यहाँ लेना है। इसी में एक और क्वेश्चन है जो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, एक है अलाउड एंड डिसअलाउड इनकम एंड एक्सपेंसेस। स्वीकृत आय क्या होती है, स्वीकृत व्यय क्या होते हैं, और अस्वीकृत आय क्या होती है, और अस्वीकृत व्यय क्या होते हैं। ये आपको आपके पास जो भी मटेरियल हो उसमें से इसको तैयार करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। तो एक आपका थर्ड यूनिट का एक पार्ट ये हो जाता है। उसके बाद अगला आता है
कैपिटल गेन, पूंजी लाभ। पूंजी लाभ क्या होता है? तो आप यहाँ पर देखोगे पूंजी लाभ यानी जब हम अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच देते हैं तो उस बेचने से जो हमको प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट कहलाता है आपका कैपिटल गेन। अब बताओ पता कैसे चलेगा कि इसको बेचा है तो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? तो भाई जब बेचा है उसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं, ठीक है, लेकिन उसको कभी ना कभी तो खरीदा होगा। आपने नहीं खरीदा होगा, आपके किसी परिवार वालों ने खरीदा होगा, लेकिन उसको खरीदा तो होगा ना। तो खरीदे हुए की प्राइस क्या है? उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। तो उस कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में से माइनस कर दो तो जो गेन आएगा वो कहलाएगा कैपिटल गेन यानी पूंजी लाभ। और वो गेन दो प्रकार का होता है, पूंजी लाभ दो प्रकार का होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म और एक होता है शॉर्ट टर्म। दीर्घकालीन पूंजी लाभ और अल्पकालीन पूंजी लाभ। आप यहाँ पर भी देख रहे होगे मैंने लिखा हुआ है वहां पर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। अच्छा, ये थोड़ा सा चेंज करके भी पूछ लिया जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज कैपिटल एसेट्स, पूंजी संपत्ति क्या है और ये कितने प्रकार की होती, तो इसको ही आप बदल दो। पॉइंट यही है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, ठीक है ना। दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति और अल्पकालीन पूंजी संपत्ति, दो प्रकार की कैपिटल एसेट होती है। तो वो चीज आप यहाँ इसमें से ले सकते हो। अब यहाँ नीचे देखोगे तो छोटा सा एक चार्ट में कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म कब बनता है, शॉर्ट टर्म कब बनता है। देखो 36 मंथ, 24 मंथ और 12 मंथ, ये तीन चीजें याद रखो। अब 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ से बिफोर है तो वो शॉर्ट टर्म हो जाएगा और आफ्टर है तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसमें कुछ कैटेगरी वाइज कुछ पॉइंट शामिल कर लिए गए हैं। जैसे 12 मंथ की बात करोगे तो उसमें शेयर एंड सिक्योरिटीज आती है, अंश एवं प्रतिभूतियां। इनको आप अगर 12 महीने के अंदर बेच देते हो खरीद के तो वो शॉर्ट टर्म कहलाएगी, और 12 महीने के बाद बेचोगे तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगी। ऐसे ही 24 महीने वाले में आपका आता है लैंड, है ना, प्लॉट, बिल्डिंग, ठीक है ना। ये वाली जो एसेट्स होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, ये 24 महीने से कम में बेच दोगे तो शॉर्ट टर्म है, 24 महीने से ज़्यादा में बेचोगे तो लॉन्ग टर्म है। और ऐसी बची हुई, इनके अलावा जो भी बच जाए वो आपका, जैसे गोल्ड हुआ, ज्वेलरी हुई, है ना, ये सब एसेट चली जाती है आपकी 36 मंथ वाले रेशो पे। 36 मंथ से कम में बेचते हो तो शॉर्ट टर्म है, ज़्यादा में बेचते हो तो लॉन्ग टर्म है। तो ऐसा करके ये एक आपका पार्ट हो जाता है थ्योरी का, इसको तैयार करना है। इसमें इसकी न्यूमेरिकल प्रोसेस होती है। तो देखो हम बहुत छोटे से तब से पढ़ते आ रहे हैं, प्रॉफिट कैसे निकालते हो आप बताओ? प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हो? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को क्या कर दो, माइनस, तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो बस यही तो है इसमें भी, यहाँ भी तो प्रॉफिट ही निकालना है। सेलिंग प्राइस क्या है और कॉस्ट प्राइस क्या है, उन दोनों का जो डिफरेंस है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। लेकिन दो तरीके अलग अलग रहेंगे। शॉर्ट टर्म के लिए तो ये तरीका आप अपना सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक इंडेक्स या इन्फ्लेशन वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसकी एक स्फीति सूचकांक बोलते हैं उसको, वो निकालना पड़ेगा। अब इंडेक्स क्या होता है भाई, इंडेक्स वैल्यू क्या होती है? तो इंडेक्स वैल्यू मतलब आज से 20 साल पहले कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी थी, उस प्रॉपर्टी की कीमत थी 1,00,000 रुपए, लेकिन आज की डेट में आप उसको बेच रहे हो तो स्वाभाविक सी बात है वो मार्केट एरिया में है तो उसकी वैल्यू तो बहुत हाई पहुंच गई होगी, ठीक है ना। अब वो प्रॉपर्टी को आप मान लो बेच रहे हो 30 लाख रुपए में, तो अगर आप कंपैरिजन करोगे तो उस आधार पर तो 29 लाख रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए कि 1,00,000 में खरीदी थी और 30 लाख में बेच रहे हो, तो उस आधार पर 29 लाख 29 लाख रुपीस का प्रॉफिट आपको हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। 20 साल पहले उस प्रॉपर्टी का अमाउंट 1,00,000 रुपए था, तो सबसे पहले आपको उस दिन की वैल्यू को आज की वैल्यू में क्या करना पड़ेगा, परिवर्तित करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए उसको बोलते हैं इंडेक्स, ठीक है ना। आगे देखो यहाँ पर ये एक उसका फॉर्मूला है, देखो ये कॉस्ट प्राइस इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ सेलिंग ईयर और अपॉन में कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ परचेसिंग ईयर। किस साल खरीदा है उसका इंडेक्स अपॉन में रख दो और किस साल बेच रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है अभी जो बेचे वाले ईयर का इंडेक्स है ये आपको याद रखना है 317। करेंट का जो करेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर का जो इंडेक्स है हमारा वो है 317,
ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। और सबसे पहले जिस साल से ये शुरू हुआ है इंडेक्स, उसका इंडेक्स कितना है, वो है 100। 2001 से शुरुआत हुई है तो 2001 का इंडेक्स है 100। ये दो इंडेक्स याद रखना है, तो जो परचेसिंग वाला रहेगा वो नीचे आएगा। अच्छा, एक बात और याद रखना, इसमें इंडेक्स अपने को बाकी बीच के याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको क्वेश्चन पेपर में दे देगा, है ना, कि इस साल खरीदा है तो इस साल का इंडेक्स ये है, इस साल बेच दिया तो इस साल का इंडेक्स ये है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि दो इंडेक्स याद रख लेना, ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछे जा सकते हैं। एक अभी रिसेंट ईयर का, तो वो 2000 जो अपना 21-22 ड्यूरेशन की हम बात कर रहे हैं, तो उस ड्यूरेशन का जो इंडेक्स है वो 317 रहेगा, ठीक है। और एक आपका पुराना जो है सबसे पहला वाला वो है 100। ये दो चीज़ ध्यान रखना है, ये यहाँ पर फॉर्मूला भी दिया हुआ है। और शॉर्ट टर्म की कैलकुलेशन तो कुछ भी नहीं होना है, सेलिंग प्राइस में से परचेसिंग प्राइस माइनस कर दो। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की प्रोसेस करना रहेगी तो वहां जरूर ध्यान रखना होगा रहेगा, अपने को उसकी इन्फ्लेशन वैल्यू निकालना पड़ेगी, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे मैंने एक प्रॉपर्टी को खरीदा था 2001 में, और वो 2001 में प्रॉपर्टी को खरीदा था 1 लाख रुपए में। तो उस दिन 1 लाख रुपए को मैं आज में क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा। तो मैं उसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। देखो, कॉस्ट प्राइस बराबर 1 लाख रुपए इंटू में आज की डेट में मैं बेच रहा हूँ, तो मेरा जो प्रीवियस ईयर वाला इंडेक्स है वो है 317। तो 1 लाख को मल्टीप्लाई में 317 से कर दूंगा। और चूंकि 2001 में खरीदा था मैंने, तो 2001 का इंडेक्स 100 है, अपॉन में मैं 100 से उसको डिवाइड कर दूंगा, तो उससे मेरी आज की वैल्यू निकल करके आ जाएगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये एक कैपिटल गेन वाला क्वेश्चन आपको करना है। अच्छा, इसमें मैं एक दो क्वेश्चन थ्योरी के और बता रहा हूँ तीसरी यूनिट में। एक थ्योरी का क्वेश्चन आप करना, एक्सप्लेन एग्जेम्पशन अंडर कैपिटल गेन, पूंजी लाभ के अंतर्गत कटौती को समझाइए या टैक्स में मिलने वाली छूट को समझाइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। सेक्शन 54, सेक्शन 54 बी, सेक्शन 54 डी, सेक्शन 54 एफ, है ना। ऐसे 4 से 5 नाम हैं जिनमें हम अपने कैपिटल गेन का अगर प्रयोग कर लेते हैं तो उतने रुपए का प्रॉफिट हमारा टैक्स से बच सकता है। ध्यान रखना, ये लीगल तरीका गवर्नमेंट बताती है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बताता है कि कैसे आप अपने टैक्स को क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो, बचा सकते हो, सेव कर सकते हो। तो ये लीगल तरीका है पूरी तरह से। क्या है तरीका, जैसे मान लो आपको अभी मैंने बताया था कि 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी, उसको आपने बेच दिया, तो सबसे पहले उसका इन्फ्लेशन वैल्यू निकाला। इन्फ्लेशन वैल्यू मान लो 4 लाख आ गया, कि आज की डेट में उस प्रॉपर्टी की कीमत 4 लाख है, 1 लाख की 4 लाख। अब आप आज बेच कितने में रहे हो, मान लो आपने उसको बेचा है 30 लाख रुपए में, तो आपको प्रॉफिट हो गया 26 लाख रुपए का, 26 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ। अब आप उस 26 लाख रुपीस के प्रॉफिट को प्रॉफिट के रूप में शो करते हो, तो आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट बोलती है, डिपार्टमेंट बोलता है कि आप इस प्रॉफिट को क्या करो, कहीं पर इन्वेस्ट कर दो। तो वो इन्वेस्ट करने के कुछ तरीके उसने वहां पर बताए, सेक्शन 54, सेक्शन 54 बी, सेक्शन 54 डी, सेक्शन 54 एफ, ऐसे करके कुछ अलग अलग तरीके बताए। उनमें अगर आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हो तो आपका उतना प्रॉफिट टैक्स से बच सकता है। तो एक आपका ये हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन याद रखना है इस तीसरी यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज अदर सोर्स इनकम, है ना, अन्य साधनों से आय किसे कहते हैं समझाइए। तो लगभग 10 से 15 नाम आप आपकी बुक भी देखोगे तो उसमें फ्रंट पे मिल जाएंगे, थ्योरी के नाम से पूछे जा सकते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये आपकी तीसरी यूनिट के मैंने तीनों पार्ट जो थे वो यहाँ पर आपको समझा दिए, ठीक है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए, तो आप जो यहाँ से समझ में आ रही चीजें वो देख लो, और क्वेश्चन को लेकर के और आप अपने हिसाब से जो भी मटेरियल आपके पास है उसमें से उन क्वेश्चंस को पढ़ लो और अच्छे से तैयारी कर लो, ठीक है। ये आपके 3 यूनिट तक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिसके ऊपर मैंने बात की इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। थैंक यू।